बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है। पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया। पार्ट 2 के अंदर हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स को ज़रा डिस्कस करेंगे। एटॉमिक मॉडल पहले ही बता दूं आपको, रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसको डिस्कस करेंगे। नील बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा नील बोर ने, और उसके बाद जो है इसमें सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 25 पे, ये आप देख लीजिए। इसको भी हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो के अंदर। आपकी जो डेरिवेशन है रेडियस की, एनर्जी की, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम करेंगे। इसमें हम नहीं कर पाएंगे इसमें हम, ठीक है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो बतानी ज़रूरी हैं, और ख़ास तौर पे आपके एंट्री टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले ये सेल्फ असेसमेंट ले लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। या तो वो बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज है, चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है, वहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएंगे ज़्यादातर। दूसरे नंबर पे आपकी चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। तीसरे नंबर पे सेल्फ असेसमेंट जो है वो मौजूद हैं, उनसे क्वेश्चन उठाए जाएंगे। और आखिर में कुछ 10% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, जो ना आपकी बुक के अंदर होंगे, कहीं एक्सरसाइज में होंगे, ना सेल्फ असेसमेंट में होंगे, ना जो है वो एग्जाम्पल में होंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो वो सिर्फ किस पे बेस करेंगे? वो सिर्फ आपकी नॉलेज पे बेस करेंगे, आपकी कॉम्प्रीहेंशन पे, आपकी समझ पे कि आपने टॉपिक को कितना समझा। तो ये सेल्फ असेसमेंट देख लेते हैं पहले, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट 2 हैं यहाँ पर। ये पहला वाला देख लेते हैं, इसमें क्या बात कर रहा है। उसके बाद एटॉमिक मॉडल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इसमें डेरिवेशन भी है नील बोर की, ठीक है ना। ये आखिर में पेज नंबर 26 पे आप देख लें, mvr = NH/2πb। तो यहाँ पर कह रहा है पहले, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन पे ये नेगेटिव साइन, प्रोटॉन पे ये पॉजिटिव साइन, इनके चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर प्रेजेंट इन जिंक, ये जिंक एलिमेंट का सिंबल है। इसके ऊपर ये 65 लिखा हुआ है और नीचे जो है ये 30 लिखा हुआ है। तो आपने जिंक का बताना है कि जिंक जो एलिमेंट है, इसका जो एटम है एक, उसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है, और इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है। ये बताने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ये रहा, A = Z + N। इस फार्मूले के ज़रिए आप बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको आगे चलने से पहले एक चीज़ बता दूं कि एटम के अंदर 2 चीज़ें, उनकी तादाद हमेशा हमेशा बराबर होती है। मैं एटम की बात कर रहा हूँ, याद रहे, मैं एटम की बात कर रहा हूँ, मैं आयन की बात नहीं कर रहा। एटम की, जब मैं एटम की बात कर रहा हूँ तो मैं न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कार्बन को ले लीजिए। कार्बन का एक एटम जो है, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, ये बात तय है। समझ में आ रही है बात आपको? आइसोटोप्स जो हैं वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। किसके? सेम फैमिली के एटम्स होते हैं, ठीक है। और ये मिसाल के तौर पर ये एक आइसोटोप है C12 वाला, ठीक है। ये दूसरा आइसोटोप है C13 वाला, और ये तीसरा आइसोटोप है C14 वाला। ये तीनों के तीनों आइसोटोप जो हैं वो कार्बन के ही हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों एटम्स जो हैं वो कार्बन फैमिली के ही हैं। कैसे पता?
उसकी वजह यह है कि तीनों के तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर क्या होता है ये ज़रा नोट कर लीजिएगा। एटॉमिक नंबर की शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है, एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। किसी एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को जो है वो हम क्या कहते हैं? वो हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो फिक्स्ड होती है, ये बात आप जहन नशीन रख लें। कार्बन फैमिली का कोई सा भी एटम है, कार्बन फैमिली का C12 है, कार्बन फैमिली का C13 है, कार्बन फैमिली का C14 है, तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा। तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? सेम है, ठीक है। तभी तो तीनों एटम कार्बन फैमिली के हैं। और क्यों तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है? क्योंकि तीनों किस्मों के एटम्स के अंदर प्रोटॉन की तादाद 666 है। इसके अंदर भी प्रोटॉन की तादाद 6 है, इसके अंदर भी प्रोटॉन की तादाद 6 है, और इसके अंदर भी प्रोटॉन की तादाद 6 है। ज़हन नशीन हो गई ये बात, नोट कर लिया। अब दूसरी बात नोट कर लीजिए। अभी मैंने आपको ये बात बताई है कि हमेशा एक एटम जो होगा, आयन की बात नहीं कर रहा, एक एटम जो होगा, चाहे वो कोई सा भी एटम हो, चाहे वो एक फैमिली का आइसोटोप ही क्यों ना हो, जैसे कि एक एटम हमारे पास ऑक्सीजन है, दूसरा एटम हमारे पास ये कार्बन फैमिली के 3 एटम्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, लेकिन सबके सब के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बात नोट कर लीजिए। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो C12 के अंदर भी इलेक्ट्रॉन 6 हैं क्योंकि प्रोटॉन 6 हैं। C13 के अंदर प्रोटॉन 6 हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। और C12 14 के अंदर भी, ठीक है, C14 के अंदर भी प्रोटॉन अगर 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। ये बात तय हो गई। इसमें दो बातें हैं ही नहीं, यानी कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी बात इसके अंदर नहीं है। और अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको किसी एटम का एटॉमिक नंबर बता दिया जाए कि भाई इस एटम का एटॉमिक नंबर ये है, और आपको पता हो कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है? प्रोटॉन की तादाद। बस आसान सी डेफिनेशन है। यानी कि अगर मैं आपको एटॉमिक नंबर बता रहा हूँ किसी एटम का, तो असल में मैं आपको उस एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बता रहा हूँ। और अभी मैंने बताया है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट वे में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बता दी। समझ में आ रही है बात आपको? तीनों नामों को ज़रा कनेक्ट करें। मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको एटॉमिक नंबर बता दिया कि एटॉमिक नंबर जो है, मिसाल के तौर पे कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो कार्बन का 6 है, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है। तो इसका मतलब मैंने आपको कार्बन की दो चीज़ें बता दी। एक तो प्रोटॉन की तादाद बता दी कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन हैं, इसके साथ साथ मैंने आपको ये बात भी बता दी कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। समझ में आ गई बात? ये फ़ायदा है एटॉमिक नंबर का, क्योंकि हर एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। अब ज़रा इस जिंक को देख लीजिए आप। ये जिंक जो है, इसके अंदर जो दो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, एक बड़ा नंबर है 65, दूसरा छोटा नंबर है 30। तो ऐसा कोई भी आपको सिंबल नज़र आता है जिसके अंदर एक छोटा नंबर होता है और एक बड़ा नंबर होता है, तो जो छोटा नंबर है चाहे वो नीचे लिखा हुआ हो चाहे ऊपर लिखा हुआ हो, नीचे लिखे हुए नंबर को हम कहते हैं लोअर केस, ऊपर लिखे हुए नंबर को हम कहते हैं अपर केस। तो ये जो दो नंबर हैं इस सिंबल में, चाहे वो लोअर केस में हो चाहे वो अपर केस में हो, आपने ये देखना है कि छोटा नंबर कौन सा है। तो छोटा नंबर जब भी आपको नज़र आ जाए, आप समझ जाइएगा छोटा नंबर क्या होता है। हमेशा छोटा नंबर एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है छोटा नंबर? हमेशा एटॉमिक नंबर। तो जिंक का आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया
और अभी मैंने आपको बात बताई है कि एटॉमिक नंबर अगर आपको पता लग जाए किसी एटम का, तो आपको दो चीज़ें खुद ब खुद क्या पता लग जाती हैं। एक तो प्रोटॉन की तादाद आपको पता लग जाती है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉन की तादाद भी पता चल गई। और हमारे पास सवाल क्या है, यही तो सवाल है, वो यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद बता दें, प्रोटॉन की तादाद बता दें, और न्यूट्रॉन की तादाद बता दें कितने हैं किसके अंदर, जिंक में। तो हमने देखते ही आइडिया लगा लिया कि भाई ये छोटा नंबर जो है ये एटॉमिक नंबर है, और यही यकीनन प्रोटॉन की तादाद भी है, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी है। तो बड़ा आसान हो गया यहाँ पर। अब हम बता सकते हैं कि जिंक के पास जो है वो, जिंक के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 30, प्रोटॉन कितने हैं 30। दो मसले तो आपके अभी के अभी हल हो गए, सिर्फ इस सिंबल को देख के और इसमें से छोटा नंबर निकाल के और उसको एटॉमिक नंबर मान के आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद तो अभी के अभी पता लग गई जिंक की, कि इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन है और 30 प्रोटॉन है। दो मसले तो हल हो गए। अब रह गया सिर्फ जिंक का एक मसला, और वो क्या है, न्यूट्रॉन की तादाद, न्यूट्रॉन की तादाद। अब बड़े नंबर को देख लीजिए आप, किसी भी सिंबल में जो बड़ा नंबर होता है वो असल में क्या होता है, वो मास नंबर होता है। क्या होता है वो, मास नंबर। और छोटा नंबर अभी बता चुका हूँ वो एटॉमिक नंबर होता है। अब ये मास नंबर होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। मास नंबर असल में सम होता है, SUM सम। सम मतलब जमा, सम मतलब जमा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये 2 + 5 है, 2 और 5 को जमा करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 7 आएगा। सो दिस 7, ये जो 7 है ये क्या है, ये सम है। क्यों, सम हम उस नंबर को कहते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करने पे हमें मिलता है। 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करने पे हमें मिलता है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं। तो हमने 2 और 5 को प्लस किया, जवाब क्या आया 7, तो 7 हमारा क्या हो गया, सम। अब मास नंबर क्या है, मास नंबर भी सम है। अब फ़ौरन आपके जहन में जब आपने सम के वर्ड को समझ लिया कि सम का मतलब क्या है, द रिज़ल्ट ऑफ एडिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। सम क्या है, रिज़ल्ट है। किसका रिज़ल्ट, जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को आप जमा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 जो है वो सम है, तो जब यहाँ पर हमने कहा कि मास नंबर सम है, तो फ़ौरन आपके जहन में फिर सवाल आएगा कि किन 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का सम। आपके जहन में फ़ौरन वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स आने चाहिए जिनका सम है ये मास नंबर। तो सम क्या है, मास नंबर सम है किसका, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वेरी सिंपल। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर कार्बन को ही ले लेते हैं, कार्बन को ले लेते हैं, कार्बन को हम ले लेते हैं, तो कार्बन जो है इसका मास नंबर जो है, इसका मास नंबर जो है कार्बन का वो 12 है। तो फ़ौरन आपके जहन में ये बात आनी चाहिए अब कि यार अगर कार्बन का मास नंबर 12 है और आपको मास नंबर की डेफिनेशन पता है कि ये तो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो एग्जैक्टली ये 12 सम है। तो ये कब आया, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा किया गया। क्लियर है ना ये बात, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा किया गया तब ही तो ये सम बना है। मास नंबर की डेफिनेशन यही तो है, और मास नंबर मैंने आपको कार्बन का बता दिया 12।
अब यहाँ पर जब मैं मास नंबर के साथ साथ आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप ज़रा। एटॉमिक नंबर कार्बन का मैं आपको बताता हूँ कि वो 6 है। एटॉमिक नंबर कार्बन का मैं बताता हूँ आपको 6 है। तो आपके जहन में फिर क्या बात आनी चाहिए कि यार अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब प्रोटॉन जो है कार्बन के पास वो भी 6 हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी 6 हैं। अभी हमने देखा है ना, अभी हमने देखा है। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, इसका मतलब प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। तो और मास नंबर जो है वो कार्बन का 12 है, जो कि असल में क्या होता है, सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो आपको अब किसकी तादाद पता लग गई, ये देखें। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, मतलब प्रोटॉन इसके पास 6 हैं। मतलब आपको 2 नंबर्स में से एक नंबर तो पता चल गया कार्बन के अंदर कि जो 6 है वो प्रोटॉन की तादाद है। जो 6 है वो प्रोटॉन की तादाद है। अब मास नंबर को कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद। तो आपको प्रोटॉन की तादाद पता लग गई 6, तो बाकी बचा क्या है? बाकी बचा क्या है? न्यूट्रॉन ही तो बचे हैं भाई। कितनी सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ न्यूट्रॉन ही तो बचते हैं सिर्फ इसके अंदर। तो यहाँ पर 12 में से अगर मैं -6 कर दूँ, ये -6 क्या है? ये प्रोटॉन की तादाद है। कहाँ से पता चली हमें? क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर पता लग गया कार्बन का, मतलब हमें कार्बन के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद पता चल गई। और जब 12 में से हम प्रोटॉन्स की तादाद को माइनस कर देंगे, 6 को माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा। तो ये क्या होगा? ये एग्जैक्टली न्यूट्रॉन की तादाद होगी। क्या होगी? ये न्यूट्रॉन की तादाद होगी। बात समझ में आई? बहुत आसान है। अगर समझ में नहीं आई, वीडियो को बैक करें थोड़ा सा पीछे और दोबारा से बात सुनें, और अगर समझ में आ गई है तो इसको और पक्का करें। एक दफ़ा एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बता सकते हैं। अब हम ज़रा अपने इस मसले की तरफ चलते हैं। इस सेल्फ असेसमेंट के अंदर हमारे पास जिंक है ना, जिंक को आप देख लीजिए। जिंक में हमने छोटे और बड़े नंबर को लेके हम चले थे। तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये छोटा नंबर जो है 30 वाला, ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर है। मतलब जिंक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद तो आपने वैसे ही बता दी, सिर्फ इस एटॉमिक नंबर को देखते हुए। प्रोटॉन जो हैं वो 30 हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी 30 हैं। सिर्फ न्यूट्रॉन का मसला रह गया जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है। उसके लिए उसने बड़ा नंबर दिया हुआ है मास नंबर का। ये बड़ा नंबर मास नंबर का है। अब इनके सिंबल्स को भी समझ लीजिए। मास नंबर का सिंबल है हमारे पास कैपिटल ए। एटॉमिक नंबर का सिंबल है हमारे पास Z। समझ में आ गई बात आपको? तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों के सिंबल हमारे पास आ गए। इससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। मास नंबर जो है वो बराबर है किसके? एटॉमिक नंबर के प्लस न्यूट्रॉन के। आसान सा फॉर्मूला है। मास नंबर किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन के। अब आप कहेंगे नहीं सर, मास नंबर तो अभी आपने बताया है कि मास नंबर तो ए जो है कैपिटल ए, मास नंबर जो है वो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर है। आप तो मास नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन के सम को शो करवा रहे हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद को क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक नंबर ही तो बोलते हैं। तो इसी P की जगह पे मैं अगर ये Z लिख दूं, यानी कि एटॉमिक नंबर लिख दूं, तो बात तो एक ही है ना। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की तादाद। तो यहाँ पर मैंने प्रोटॉन की तादाद के बजाय मैंने एटॉमिक नंबर का सिंबल Z लिख दिया। क्लियर हो गई बात?
अब इस फॉर्मूले की मदद से हम न्यूट्रॉन की तादाद को फाइंड आउट करेंगे। वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर हमने पता चला लिया, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमने पता चला ली। इलेक्ट्रॉन की तादाद का अब इस फॉर्मूले में कोई भी काम नहीं है। मेन चीज़ जो है ये प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद तो हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे? मास नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ये रहा बड़ा नंबर 65, एक ही जगह पर आ गया 65, इक्वल z जो है वो एटॉमिक नंबर है, ये रहा छोटा नंबर 30, ये आ गया 30 प्लस n। अब क्या करना है? वेरी सिंपल, 30 को यहाँ ले आइए, तो यहाँ आके 30 प्लस का है, यहाँ आके फिर क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। 65 माइनस 30 इज इक्वल टू n। ये आप न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपके पास आ गया। 65 में से 30 को माइनस कीजिए, आपके पास जवाब आएगा 35। तो ये आ गई आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद। ठीक है भाई, तो न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं? 35। तीनों सवालों का आपने जवाब दे दिया, प्रोटॉन की तादाद भी, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी और न्यूट्रॉन की तादाद भी। दूसरे सेल्फ असेसमेंट की तरफ चलते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिर्फ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, इसका जवाब आपको याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सेकंड सेल्फ असेसमेंट में आपसे पूछ रहा है ये, हाउ मेनी टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is lesser than the mass of proton and neutron, is lesser than mass of proton and neutron। ये आपसे पूछ रहा है, तो ये बड़ा आसान सा सवाल है। तो पूछ रहा है भाई इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कितने गुना कम है, कितने टाइम्स कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1813 टाइम्स लेसर देन न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन, लेसर देन प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो तकरीबन 1836 गुना जो है वो कम है प्रोटॉन के मास के मुकाबले में। और अगर हम देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम न्यूट्रॉन से कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन के मास को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1839 टाइम्स लेसर देन न्यूट्रॉन। समझ में आ गई बात? एटम के अंदर सबसे हल्का पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ही हल्का, ऑलमोस्ट उसको हम कहते हैं मासलेस, जिसका वज़न नहीं होता तकरीबन, लेकिन वज़न तो है, कुछ ना कुछ तो वज़न है। यहाँ पर बाकायदा अगर आप देखें पेज नंबर 25 के ऊपर इन्होंने मास भी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, 2 यूनिट्स के अंदर, AMU के अंदर भी मास दिया हुआ है और ग्राम के अंदर भी मास दिया हुआ है। इनके चार्जेस भी दिए हुए हैं, रिलेटिव चार्जेस जो हैं। इलेक्ट्रॉन का आप देख लें -1 +1 और न्यूट्रॉन का 0 चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज, रिलेटिव चार्ज अलग होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो अलग चार्ज है। कूलम्स के अंदर दोनों का सेम है, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है। -1.602 × 10⁻⁻19 और +1.602 × 10⁻⁻19 ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इन्होंने दे रखा है। बहरहाल तो यहाँ पर जो है वो सबसे, अब अगर इसको उल्टा करें, सबसे हल्का
पार्टिकल कौन सा इनमें से, यही छोटे छोटे एमसीक्यूज आ जाते हैं आपके जो है ना वो एंट्री टेस्ट के अंदर। सबसे छोटा मास, हल्का मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद किसका मास है, प्रोटॉन का। उसके बाद किसका मास है, न्यूट्रॉन का। इसको उल्टा करके बोले अगर हम, तो सबसे भारी पार्टिकल जो है वो न्यूट्रॉन है, उससे हल्का पार्टिकल प्रोटॉन है, और बिल्कुल हल्का पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, ये 2-3 बातें हो गई। अब ज़रा चलते हैं एटॉमिक मॉडल्स की तरफ। रदरफोर्ड ने भी दिया और उसने भी दिया, नील बोर ने भी। पिछली वीडियो के अंदर आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को भी देखा था, प्रोटॉन की डिस्कवरी को और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को भी हमने देखा था। लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में जब न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया और उसने ये बात बताई कि भाई ये एटम के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस भी होता है, लॉर्ड रदरफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड रदरफोर्ड 1911 में इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। जे थॉमसन ने 1897 में, जे थॉमसन ने 1897 में किसको डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने किसको डिस्कवर किया है, न्यूक्लियस को, ठीक है। अभी प्रोटॉन की डिस्कवरी बाकी है, ये करेगा आगे चल के, ठीक है, न्यूक्लियस को। और ये भी बताया, ना सिर्फ इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, इसने बताया एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसने कहा ये न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। अब उस ज़माने में 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड को ये बात नहीं पता थी कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है क्यों। आपको पता है, देखें, एक न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज दो ही होते हैं सिर्फ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो 1911 में जबकि लॉर्ड रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर नहीं किया, उसको नहीं पता ये बात कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है, लेकिन उसको ये बात पता थी कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर इनडायरेक्ट वे में किसके बारे में बात कर रहा था कि कौन पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन। कौन, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर। ये इनडायरेक्ट वे में बात कर रहा था 1911 में कौन, लॉर्ड रदरफोर्ड, जब इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इसकी वजह, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तो मौजूद है, लेकिन न्यूट्रॉन जो हैं क्योंकि न्यूट्रल है उनके ऊपर तो कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है। बहरहाल 1911 में जब ये काम हो चुका, एटॉमिक मॉडल अब बताने का वक्त आ गया। इससे पहले जो है हमारे पास 1815 में, आई थिंक 1815 में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे। 1815 का साल आपको याद रखना चाहिए। 1815 का वो साल है जब ना इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है, ना प्रोटॉन डिस्कवर हुआ है, ना ही न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ है, ठीक है। बल्कि दुनिया के गुमान में भी ये बात नहीं थी कि एटम से कोई छोटा पार्टिकल भी है। उस टाइम में जो है वो एटॉमिक थ्योरी या एटॉमिक मॉडल जो है वो, एटॉमिक थ्योरी आप कह लें या मॉडल कह लें आप, ठीक है, या एटम के हवाले से नज़रिया या एटम के हवाले से अपनी बात करना या एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करना या एटॉमिक थ्योरी देना या एटॉमिक मॉडल देना, आप कुछ भी कह लें। तो 1815 में ये कौन सा साइंटिस्ट था, ये जो हमारे पास साइंटिस्ट था ये था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। लेकिन इसने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसमें इसने कहीं भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का इनफैक्ट जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि उस ज़माने में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुए थे, पता ही नहीं था दुनिया को, ठीक है। फिर 1815 से बात आगे जब चली तो ये एटॉमिक थ्योरी इसने दी थी। पहली एटॉमिक थ्योरी देने वाला कौन शख्स था, याद है ना, बीसी टाइम पीरियड में डेमोक्रिटस, उसने पहली एटॉमिक थ्योरी दी थी, एटम के हवाले से बात की थी। फिर एरिस्टोटल ने भी बात की थी, ल्यूसिपस ने भी बात की थी, ठीक है। और बीसी टाइम पीरियड से एडी टाइम पीरियड शुरू हो गया और
कई हज़ार साल बाद जो है ये जॉन डाल्टन ने दोबारा एटम के हवाले से बातचीत शुरू की 1815 में। और फिर जे थॉमसन जो है इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। अब देखें बात को ज़रा समझिएगा, एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक थ्योरी या एटम के नज़रिए आप जब ही दे सकते हैं जब आपको एटम के हवाले से पूरी मालूमात हो। आपको जितनी मालूमात अगर है तो आप उतनी बात जो है वो एटम के हवाले से कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं एटम के हवाले से एटॉमिक थ्योरी दे रहा हूँ या एटॉमिक मॉडल दे रहा हूँ, तो असल में मैं आपको एटम के हवाले से कुछ बताना चाहता हूँ। भाई आपको एटम के हवाले से पता ही क्या है? 1815 में क्या पता था जॉन डाल्टन को? कुछ भी नहीं, ना इलेक्ट्रॉन का पता, ना न्यूट्रॉन का पता, ना प्रोटॉन का पता। तो इसने सिर्फ एटम और एलिमेंट्स के हवाले से और कंपाउंड के हवाले से बात कर दी और उसको एटॉमिक थ्योरी का नाम दे दिया। 1857 में जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया तो जे थॉमसन ने भी एक एटॉमिक मॉडल दिया था, पता है आपको ये बात? उसने भी दिया था, लेकिन क्योंकि उसकी भी मालूमात नामुकम्मल थी, उसको सिर्फ एटम के अंदर यही पता था कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो उसने भी सिर्फ इतनी अपने ख़यालात का इजहार किया कि भाई एटम जो है उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद होता है, बस इतनी बात वो कर सका, क्योंकि इससे ज़्यादा उसे पता ही नहीं था। अब इससे आगे जब टाइम चला, 1911 का टाइम पीरियड आया, लॉर्ड रदरफोर्ड ने जब न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया एटम के अंदर और दुनिया को ये बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा न्यूक्लियस भी मौजूद है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो यहाँ सोचने की बात है कि वो जो अब मॉडल देगा, लॉर्ड रदरफोर्ड जो एटॉमिक थ्योरी देगा या एटॉमिक मॉडल देगा, तो उसके अंदर वो क्या बात करेगा? उतनी बात करेगा भाई जितनी उसको पता होगी। और उसको क्या पता थी? उसको ये पता था कि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एटम के अंदर और अब ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस भी मौजूद है। इस मालूमात की बुनियाद पर उसने एटम का तसव्वुर पेश किया, एटम का स्ट्रक्चर पेश किया, एटम का उसने मॉडल दिया, और ये एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड के हवाले से मशहूर है। ठीक है, इसके ख़ास पॉइंट मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है, थ्योरी में आप पढ़ लेंगे। लॉर्ड रदरफोर्ड ने जो है वो एटम के हवाले से बात की, बोला एटम जो है वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इसके एटम के बिल्कुल बीच में सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, ये लॉर्ड रदरफोर्ड ने पहली बात की, बोला एटम के बिल्कुल बीच में न्यूक्लियस मौजूद है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और एटम के जो न्यूक्लियस है, एटम का सारा मास जो है, तकरीबन सारा मास 94% मास जो है वो एटम का, 94% वज़न जो है एटम का, वो सिर्फ उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। न्यूक्लियस से बाहर का जो एरिया है उसने उसको नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब सारी चीज़ें लिखूंगा तो काफ़ी वक्त निकल जाएगा इसमें, ठीक है, इसलिए सुन के नोट करते रहें। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का उसने नाम दिया, बोला न्यूक्लियस के बाहर का जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। ठीक है भाई, और न्यूक्लियस के बाहर का जो ये स्पेस है, वॉल्यूम है, इसमें कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। किसकी तरह? जिस तरह हमारा सोलर सिस्टम है। ख़ास तौर पे इसने ये बात की थी और तभी से इसके ऊपर ऑब्जेक्शन शुरू हुए थे। लॉर्ड रदरफोर्ड ने ये एटॉमिक मॉडल दे तो दिया और इसने किससे मुमासिलत की, किससे कंपेयर किया? इसने सोलर सिस्टम से कंपेयर किया। बोला भाई जिस तरह हमारा सोलर सिस्टम है, बीच में सन है और उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे एटम के बीच में न्यूक्लियस मौजूद है और इसके इर्द गिर्द जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये कब बात की इसने? जब 1911 में इसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, सॉरी न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी एटम के अंदर। अब इस पे ऑब्जेक्शंस शुरू हुए 1911 से आगे, 1912, 1911 जब इसने मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल, अपना एटॉमिक थ्योरी दी, ऑब्जेक्शंस जब से शुरू हो गए। ठीक है, 1 साल 2 साल गुजरे। 1913 में नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, नील बोर, और ये कहलाया नील बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, देखें कोई पुराना मॉडल मौजूद है और उसके मुकाबले में कोई नया मॉडल आता है ना, तो ये बात तय है कि पुराने मॉडल में जो खामी हैं, जो लिमिटेशंस हैं, जो कमियां रह गई हैं, उन खामियों को, उन लिमिटेशंस को दूर कर रहा है नया आने वाला मॉडल।
1911 में जो लॉर्ड रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था उसमें जो लिमिटेशंस थी, खामियां थी, उनको रेक्टिफाई किया नील बोर ने, उनको हल किया नील बोर ने। ठीक है, पहले लिमिटेशंस लॉर्ड रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या थी मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। उन्होंने कहा ना लिखूंगा नहीं क्योंकि वक्त बहुत जाएगा इसमें। पहली बात इन्होंने ये कही कि भाई आपने जो है वो बोल दिया कि एटम का स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं किसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सन के इर्द गिर्द जो है वो प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप बात को थोड़ा सा समझिए, प्लैनेट्स जो हैं सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। घूमना, ठीक है, घूमने को हम कहते हैं रिवॉल्व करना। रिवॉल्व करना ये क्या है? रिवॉल्व करना, घूमना, रिवॉल्व करना क्या है? अ टाइप ऑफ मोशन, अ टाइप ऑफ मोशन, हरकत की एक किस्म है। अ टाइप ऑफ मोशन मतलब हरकत की एक किस्म है। और हरकत कोई सी भी हो, मोशन कोई सा भी हो, ये बात तय है एनर्जी के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, मतलब हरकत करने की सलाहियत। आसान लफ्ज़ों में कोई भी बॉडी काम कर रही है या आसान लफ्ज़ों में हरकत कर रही है। ठीक है, मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्शन मत कीजिएगा। मुझे पता है हरकत ज़रूरी नहीं है काम के लिए, लेकिन मान लीजिए अभी फ़िलहाल आसान लफ्ज़ों में कि हरकत अगर कोई भी बॉडी कर रही है, मेरा हाथ भी हरकत कर रहा है, सही है, ठीक है, तो ये एनर्जी के बगैर नहीं हो सकता। एनर्जी होगी तो ये हाथ हरकत कर रहा है, और जब तक मेरे हाथ के पास एनर्जी है ये हरकत करता रहेगा, और जब तक ये हरकत करता रहेगा एनर्जी इसमें से कम होती रहेगी। तो अभी ये तेज़ी से हरकत कर रहा है, धीरे धीरे इसकी हरकत स्लो होगी, स्लो होगी, और फिर एनर्जी कम होती रहेगी, और धीरे धीरे क्या होगा, ये रुक जाएगा। इसका रुक जाने का मतलब ये है कि अब इसके पास एनर्जी नहीं है, यही वजह है कि ये रुक गया। समझ आ गई बात? लेकिन इसकी रफ्तार देखें, पहले तेज़ थी, फिर स्लो हुई, फिर रुक गई, मतलब धीरे धीरे एनर्जी इस हाथ में से ख़त्म हुई है। इसकी हरकत से आपने अंदाज़ा लगाया। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर रिवॉल्व जो प्लैनेट कर रहे हैं सन के गिर्द, तो ये भी एक तरह की हरकत है, और ये एनर्जी के बग़ैर हो नहीं सकती। एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? कोई ना कोई बॉडी करती है। किस चीज़ के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करती है कोई बॉडी? उसको फोर्स कहते हैं। तो फोर्स वो एजेंट है जो कि एनर्जी को आगे देगा। तो यहाँ पर अभी जो हमारा सन है उसके इर्द गिर्द जितने प्लैनेट्स हैं वो जो हरकत कर रहे हैं, हमारी अर्थ भी हरकत कर रही है सूरज के गिर्द, तो ये बग़ैर एनर्जी के नहीं कर सकती। कोई ना कोई बॉडी ऐसी है जो कि फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से हमारे ये प्लैनेट्स जो हैं एनर्जेटिक हैं। अब वो हमारा मौजू नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो ये हरकत कर रहे हैं, तो ये भी बग़ैर एनर्जी के तो नहीं कर सकते। और एनर्जी इनके पास जितनी है वो, आप कह रहे हैं कि मुसलसल हरकत कर रहे हैं, तो मुसलसल हरकत कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो एनर्जी इनकी ख़त्म होगी भाई। और ये कहा गया कि जब भी इनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ख़त्म होगी, धीरे धीरे इनकी ख़त्म होते होते एनर्जी ये क्या करेंगे, कहाँ जाके गिरेंगे? एटम के बीच में क्या है? न्यूक्लियस। बोला फिर ये जाके न्यूक्लियस के बीच में इनको गिर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल घूम रहे हैं, मौजूद हैं न्यूक्लियस के गिर्द, और एनर्जी भी इनके अंदर है। लेकिन क्या वजह है कि इनकी एनर्जी ख़त्म ही नहीं हो रही है भाई? क्या वजह है कि इनकी एनर्जी ख़त्म ही नहीं हो रही? क्योंकि एनर्जी ख़त्म होगी तभी इनकी हरकत स्लो होगी और ये फाइनली न्यूक्लियस में जाके गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। ये पहला ऑब्जेक्शन था लॉर्ड रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ऊपर, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्शन लॉर्ड रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे क्या हुआ था, उसको समझने के लिए ज़रा आप स्पेक्ट्रम वर्ड को समझ लीजिए। स्पेक्ट्रम, पहला आपको ऑब्जेक्शन समझ में आ गया, दूसरा ऑब्जेक्शन भी समझ लीजिए। स्पेक्ट्रम क्या होता है?
पैटर्न होता है, पैटर्न होता है। कौन सा पैटर्न होता है? ये वो पैटर्न जिसके ज़रिए लाइट जो है वो मुख्तलिफ़ कलर्स में टूटती है। अब ये आपके लिए हो सकता है नई बात हो, मैं आपको बता देता हूँ। आप सनलाइट को देख लीजिए, बचपन में एक या छोटी क्लासेस में किसी ने करके दिखाया आपको, एक्सपेरिमेंट नहीं करके दिखाया, मैं बता देता हूँ। प्रिज्म होता है इस तरह का, ये प्रिज्म, ठीक है। इसके ऊपर सनलाइट वगैरह जब पड़ती है तो क्या होता है कि वो 7 कलर्स में टूट जाती है। 7 कौसे कज़ा के रंग होते हैं ना इस तरह के, ये ठीक, इनको विबग्योर कहा जाता है, ठीक है। आपने ऊपर आप आसमान में रेनबो कलर्स भी देखे होंगे ना, तो कब होते हैं रेनबो कलर्स आसमान में? आसमान में रेनबो कलर्स जब होते हैं जब बारिश हो रही होती है, साथ में धूप भी निकल आती है, सनलाइट भी। जी, धूप में अगर बारिश हो रही हो उस वक्त रेनबो कलर्स जो हैं वो शो होते हैं। रेनबो कलर्स यहाँ देखना चाहते हैं आप, अपने घर में देखना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। सनलाइट अगर आ रही हो तो ये प्रिज्म आप रख दीजिए, सनलाइट इससे क्रॉस होगी तो क्या होगा, सनलाइट जो है वो 7 रंगों में टूट जाएगी, जो कि आपको प्रिज्म की दूसरी तरफ नज़र आ रहे होंगे। इनको हम कहते हैं विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर। इससे बनता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कलर्स जो हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि आपकी सनलाइट जो है, आपकी सनलाइट हकीकतन 7 रंगों का मजमुआ होती है, ठीक है। जो सनलाइट है वो 7 रंगों का मजमुआ होती है। तो आपका क्या ख्याल है, क्या सिर्फ सनलाइट ही मुख्तलिफ़ कलर्स का मजमुआ है? सोचने की बात है ना। देखें, लाइट सिर्फ सनलाइट थोड़ी ना है, कैंडल लाइट भी है। अभी ये जो आप इस वीडियो देख रहे हैं, आपके मोबाइल की भी तो लाइट है, घर में सेवर जल रहा है वो भी तो लाइट है ना भाई। तो क्या इनके अंदर कलर्स नहीं होंगे? ये मानने की बात है, ये मानने की बात है कि कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं जो मोनोक्रोमेटिक होती हैं, यानी कि सिंगल कलर्ड, वो सिंगल कलर्ड की होती हैं। जैसे यहीं पर इस सनलाइट को ही ले लीजिए, सनलाइट से जो 7 कलर्स निकले हैं ये वाले, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसमें से एक जो रेड कलर ही ले लीजिए, तो रेड कलर तो मोनोक्रोमेटिक है ना। अब क्या मज़ीद ये कलर्स में टूटेगा? नहीं भाई, ये तो खुद रेड कलर खुद किसी लाइट से टूट के बना है। अब रेड कलर आगे थोड़ी ना टूटेगा मज़ीद। तो ये एक ऐसी लाइट है, बहरहाल ये एक अलग बात है। तो यहाँ पर बताने का मकसद आपको सिर्फ इतना सा है कि ज़रा लाइट के कॉन्सेप्ट को ज़रा समझिएगा, क्योंकि तभी आपको ये दूसरा ऑब्जेक्शन रदरफोर्ड का समझ में आएगा, ठीक है। एनर्जी, लाइट, इनको समझे बग़ैर आप मेरे अज़ीज़ ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर नहीं समझ सकते। अपने जहन से ये बात निकाल दीजिए। अगर डेरिवेशंस के रट्टे लगाने हैं ना तो आपके लिए बहुत सहूलत है। एकेडमीज़ में, कॉलेजेस में, वहाँ सब यही हो रहा है। डेरिवेशंस 2-2 3-3 चैप्टर हो चुके। तसल्ली से अपना काम कीजिए, और अगर आप वाकई एंट्री टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, ठीक है, तो तसल्ली से बैठ के सीखिए ये सारी चीज़ें जो सिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब ये सवाल पैदा होता है कि सनलाइट जो है उसमें से, सनलाइट जो है आ कहाँ से रही है? सन से आ रही है। सन में क्या हो रहा है भाई? सन में 2 जो है वो रिएक्शंस हो रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, एक फिजन दूसरा फ्यूजन। और उसके नतीजे में, आसान लफ्ज़ों में, हमारा जो सन है वहाँ एटमी धमाके हो रहे हैं। एटमी धमाके हो रहे हैं। एटमी धमाका आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी पे भी हुआ था। अमेरिका ने बम गिराए थे 2, हिरोशिमा पे और नागासाकी पे। क्या हुआ था? उस एटम बम के नतीजे में बहुत सारी हीट निकली थी। हीट क्या निकली थी? हीट। सिर्फ हीट नहीं निकली थी, लाइट भी निकली थी। समझ आ गई बात? इसीलिए जब सनलाइट आती है ना, ये सनलाइट आपकी, इसके अंदर हीट भी होती है और इसमें लाइट भी होती है। क्यों? क्योंकि सन में क्या हो रहे हैं? एटमी धमाके हो रहे हैं। वहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनकी इंटेंसिटी, इनकी शिद्दत बहुत थोड़ी रह जाती है। सिर्फ हमें सनलाइट ही मिलती है बड़ी इजीली, जिसके बगैर हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। बहरहाल आप ख़ुद अगर लाइट बनाना चाहते हैं तो आप ख़ुद बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। आयरन का एक पीस लीजिए, आयरन का एक पीस लीजिए, ठीक है, उसको चूल्हे पे रख दें। आप चूल्हे पे रख दें, किचन में जाएं,
ठीक है, आयरन का एक पीस लें या चम्मच ले लें, कोई मसला नहीं है। मेटल स्पून ले लें आप, मेटल स्पून ले लें आप, ठीक है। और चूल्हा जला के मेटल स्पून को आप रख दीजिए चूल्हे के ऊपर और किचन की लाइट ऑफ कर दीजिए, ठीक है। क्या होगा, ये मेटल स्पून जो है ये हीटअप होगा, गर्म होगा, जाहिर सी बात है। ये इतना गर्म होगा कि ये जो सिल्वर कलर का स्पून था ना, ये हो जाएगा रेड कलर का। इसका हो जाएगा, ये रेड कलर का हो जाएगा। ये रेड कलर का नहीं हुआ असल में, ये आपका स्पून जो सिल्वर कलर का था रेड कलर का हो गया। रेड कलर का नहीं हुआ, बल्कि इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से लाइट निकल रही है। अब रेड लाइट निकल रही है, रेड लाइट। तभी तो मैंने कहा था किचन की लाइट्स ऑफ कर दें। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप चूल्हा भले बंद कर दें, कपड़े से पकड़ के इस चम्मच को उठा लें आप, तो आप देखेंगे आपका चम्मच रेड कलर का हो गया। रेड कलर का नहीं हुआ भाई, आपके चम्मच में से लाइट निकल रही है। क्या हुआ ऐसा, क्यों लाइट निकल रही है? चम्मच के अंदर लाइट आ कहाँ से गई? भले थोड़ी लाइट है, लेकिन हल्का हल्का ग्लो तो कर रहा है ना। ये जो ग्लो कर रहा है ये मेटल स्पून, तो ग्लो करने का मतलब लाइट का निकलना है। तो ये लाइट उस चम्मच में आई कहाँ से? आप चम्मच को क्या दे रहे थे, हीट अप कर रहे थे, मतलब हीट मिल रही थी उसको। चम्मच किसका बना हुआ है, ये स्पून किसका बना हुआ है? एटम्स का बना हुआ है। एटम्स किससे मिलके बने हैं? एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने हैं। आप किसी के घर जाते हैं, पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट रूम में पहुंच जाते हैं या पहले मेन गेट से एंटर होते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं ना? या आप किसी के घर जाते हैं तो अंदर से बाहर की तरफ आते हैं? ऐसा तो नहीं होता। आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप उस घर से बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। एटम के अंदर कोई चीज़ जाएगी तो सबसे पहले बाहर का पोर्शन कौन सा है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जब हीट जाएगी इस स्पून के एटम्स के पास, तो फिर क्या होगा, सबसे पहले किसके पास जाएगी? उन एटम्स के अंदर उनके इलेक्ट्रॉन्स के पास वो हीट पहुंचेगी। और उसके बाद आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं किसके गिर्द? न्यूक्लियस के गिर्द। ये न्यूक्लियस मैंने बना दिया, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इसको हीट मिलेगी, आपको पता है ये जिस रास्ते पे घूम रहा है ना, जिस रास्ते पे ये वाला गोल गोल रास्ता, ये गोल गोल रास्ता, इसको ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इसको शेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्बिट या एनर्जी लेवल जो है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जब ये आपने इस मेटल स्पून को, इस स्पून को हीटअप किया, हीट जो पहुंची इसके एटम्स के पास, और एटम्स में इस इलेक्ट्रॉन के पास, सपोज करें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को हीट मिलेगी, सबसे पहले ये इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। फिर क्या होगा पता है आपको? ये एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड, ये एक्साइटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, मतलब अपने अंदर बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। इतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा कि अब जो है इसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के ये बात। अब ये मज़ीद हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा, ये इस ऑर्बिट से निकलेगा और इस ऑर्बिट पे आ जाएगा, दूसरे ऑर्बिट पे। समझ में आ गई बात? इस ऑर्बिट से, इस शेल से, इस एनर्जी लेवल से निकल के ये ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। इस शेल को हम E1 का नाम देते हैं और दूसरे वाले शेल को हम E2 का नाम देते हैं, ठीक है। और जब ये E1 से E2 पे आएगा, इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पे आएगा, तो फिर क्या करेगा, दोबारा यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से जंप करके यहाँ जाएगा, यहाँ से जंप करके दोबारा यहाँ आएगा पहले वाले पे। लेकिन जब ये जाके वापस आएगा तो फिर ये पता है जो इसने अपने अंदर ढेर सारी हीट एब्जॉर्ब की हुई थी ना, वही हीट ये लाइट की शक्ल में बाहर निकालेगा। वही हीट यहाँ से लाइट की शक्ल में बाहर निकलेगी। और ये जो आपको स्पून रेड कलर का नज़र आ रहा है ना, ये वजह यही है कि इसके अंदर से जो है वो
रेड लाइट निकल रही है और इस स्पून के अंदर जितने एटम हैं उनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सब यही काम कर रहे हैं कि वो डी एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, जंप कर रहे हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे, दूसरे से दोबारा पहले एनर्जी लेवल पे आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हीट रिलीज कर रहे हैं, हीट रिलीज कर रहे हैं। किस शक्ल में, इस लाइट की शक्ल में। और यही लाइट आपको नज़र आ रही है, वो चम्मच जो रेड कलर का नज़र आ रहा है ना, मतलब रेड कलर का ग्लो कर रहा है, रेड लाइट दे रहा है, तो वो रेड लाइट किस वजह से आ रही है, इसी वजह से आ रही है। वही रेड लाइट पहले क्या थी, वो हीट थी जो कि इलेक्ट्रॉन ने अपने अंदर स्टोर कर ली थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया था। समझ में आ रही है बात आपको। यही बात वो कर रहा है नील बोर। नील बोर बोल रहा है कि भाई ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता, ठीक है, और एनर्जी को रिलीज भी नहीं कर सकता। जब तक कि ये एक किसी एनर्जी लेवल पे मौजूद है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे मौजूद है, तब तक ये काम ये नहीं करेगा। समझ में आ गई बात इस आपको, तब तक ये काम ये नहीं करेगा। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसको अपना एनर्जी लेवल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको E1 से E2 पे आना पड़ेगा और दोबारा फिर E2 से E1 पे आएगा। अब ये अपने अंदर से लाइट को रिलीज़ करेगा। समझ में आ गई बात। अब अपने अंदर से लाइट को रिलीज़ करेगा। किस शक्ल में लाइट को रिलीज़ करेगा, फोटॉन्स की शक्ल में, ठीक है। यही फोटॉन्स कहलाते हैं, यही फोटॉन्स कहलाते हैं। इसके लिए इसने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है, और वो क्या थी, ये थी डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। और यहाँ पर इसने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ये 1913 की बात हो रही है, नील बोर जब ये काम कर रहा है 1913 की, ठीक है। और 1900 में मैक्स प्लैंक ये वो शख्स था जिसने 1900 में क्वांटम थ्योरी दी थी। उसने एनर्जी के अमाउंट की बात की थी, ठीक है। वहाँ पर इस डिटेल में अभी तो मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ इसको मुख्तसर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की थी 1913 में नील बोर ने, उसने कहा था ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, ये सिंबल है डेल्टा का, और डेल्टा सिंबल जो है वो एनर्जी डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। E2 माइनस E1, ये देखें E2 ये रहा माइनस E1, तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, जो भी एनर्जी आएगी वो प्लांक्स कांस्टेंट, और ये एक लैटिन लेटर है, लैटिन लेटर है, इसको हम जो है वो लोअर केस लैटिन लेटर कहते हैं। इस तरह से ये वाला ये बनाता हूँ मैं, ये यूँ है और थोड़ा सा यूँ है, ठीक है। इसको हुक वाला कहते हैं, लैटिन लोअर वी, ये वी है, ठीक है, लेकिन हुक वाला एग्जैक्ट नेम इसका ये। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला फिर बनेगा। अगर आप देखें आपकी बुक के अंदर यहाँ पर आपको बाकायदा फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है भाई। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ आपको, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है नील बोर का थर्ड पॉइंट, यहाँ पर इसने लिखा हुआ भी है, डेल्टा E बराबर है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H, और आगे ये V है हुक वाला, ठीक है। H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लांक्स कांस्टेंट को, प्लांक्स कांस्टेंट को, ठीक है भाई। इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। ये V जो है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के अंदर भी नील बोर यही बात करता है। थर्ड पॉइंट पे डायरेक्टली चला गया। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन बता देता हूँ आपको नील बोर का। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर फिक्स्ड ऑर्बिट्स सिचुएटेड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस विद डेफिनेट एनर्जी। वो कहता है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से एक ख़ास फासले पर जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, एक ख़ास फासले पर मौजूद हैं, फिक्स्ड डिस्टेंस पे मौजूद हैं। ये पॉइंट मैं बता चुका हूँ आपको पहले, यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ अभी। दूसरे पॉइंट में ये बात कर रहा है कि जब तक इलेक्ट्रॉन उस फिक्स्ड
डिस्टेंस पे मौजूद हैं, यानी कि उस फिक्स्ड ऑर्बिट में मौजूद हैं, तब तक वो ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे ना ही एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। ठीक है, कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? वो आपने चम्मच को हीट अप किया था, ठीक है, हीट एनर्जी इस चम्मच के पास जा रही थी, इसके एटम्स के पास जा रही थी, इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसी का हवाला दे रहा है कि एनर्जी चाहे वो हीट की शक्ल में हो या लाइट की शक्ल में, ये ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना ये रेडिएट करेगा। ठीक है, ना तो इस केस में ये एनर्जी हीट की शक्ल में एब्जॉर्ब करेगा ना ही लाइट की शक्ल में रेडिएट करेगा। ठीक है, जब तक कि ये उस फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मौजूद है। समझ में आ गई बात आपको? और अगर ऐसा करना चाहता है कोई इलेक्ट्रॉन तो अल्टीमेटली उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपना जो है वो ऑर्बिट चेंज करना पड़ेगा, अपना ऑर्बिट जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट में इसने ये बात की। तीसरे पॉइंट में इसने उस अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात की है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कितना कितना जो है वो फ़र्क क्या आ रहा है एनर्जी के अंदर। E1 पे जब कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसके ऊपर उसके पास कितना अमाउंट है एनर्जी का। E2 पे जब वो गया और E2 से दोबारा E1 पे आया तो कितना अमाउंट एनर्जी का लाइट की शक्ल में, फोटोन की शक्ल में उसने रिलीज़ किया। ये इसने थर्ड पॉइंट में उसने बात की। चौथा और आखिरी पॉइंट उसने एंगुलर मोमेंटम की बात की है इलेक्ट्रॉन की। चौथा और आखिरी पॉइंट एंगुलर मोमेंटम की उसने बात की है। मोमेंटम पहले बता दूं आपको, मोमेंटम जो है वो नॉर्मली हम आम जिंदगी के अंदर देखते हैं। एक बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में सीधी जा रही है, कोई एंगल नहीं बना रही, सीधी जा रही है। वहाँ पर अगर हम उसका जो है वो मोमेंटम देखेंगे तो उसका मोमेंटम क्या होगा? उसका मोमेंटम सिंपली ये होगा ना, मास इनटू वेलोसिटी, ये होगा। तो ये सिंपली एक बॉडी का मोमेंटम है जो कि स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन तो जो है वो मुस्तकिल एंगल जो है वो चेंज कर रहा है, घूम रहा है ना, मुस्तकिल उसका मोमेंटम। तो इस इलेक्ट्रॉन का जिसका एंगल मुस्तकिल चेंज हो रहा है तो इसका मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है? mv/r के। गोल चीज़ आ गई है तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का बॉर्डर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। तो रेडियस तो आपको लेना पड़ेगा, तो ये mv/r कहलाता है। नील बोर कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर है? mv/r के। ये तो हमें पता है, लेकिन आगे वो एक और चीज़ के इसको इक्वेट करता है। वो क्या है यहाँ हमारे पास? NH/2π के, NH/2π। पाई जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, पाई जो है हमारे पास वो कांस्टेंट वैल्यू है। और H जो है हमारे पास ये प्लांक्स कांस्टेंट है। N जो है इसको आप देख लीजिए, N क्या है हमारे पास? N जो है वो एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला एनर्जी लेवल है तो N1 होगा, दूसरा एनर्जी लेवल है तो N2 होगा। क्योंकि इसकी डेरिवेशन जब करेंगे ना हम अगली वीडियो के अंदर, रेडियस की डेरिवेशन करेंगे तो उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.1, एग्जाम्पल 2.2। एग्जाम्पल 2.1 में एग्जैक्टली याद रखिएगा कि वहाँ पर इस N की वैल्यू फिर इस तरह से चेंज होगी। तो ये N जो है वो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को या शेल के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद M जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। V जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और H जो है हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है। और R जो है हमारे पास रेडियस ऑफ एटम है, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये हमारे पास ये जो अभी हमने डेरिवेशन निकाली है एंगुलर मोमेंटम में mv/r को बराबर किया है NH/2π के, इसकी नीड हमें आगे पड़ेगी जब हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे रेडियस की, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे इसमें छोड़नी पड़ी, बहुत कुछ
स्किप करना पड़ा, बहुत शॉर्टकट मारने पड़े, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं बता पाया और शायद एक वीडियो में बताना मुमकिन भी नहीं है। अगर आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की मेरी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इसकी मेरे चैनल के ऊपर। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 वीडियोस बनाई हैं, इसके अंदर मैंने दिल खोल के बातें की हैं सारी। लेकिन यहाँ तो कुछ भी कह लें, मजबूरी आई जाती है कि शॉर्टकट में हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। बहरहाल नील बोर ने ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्शंस थे जो रदरफोर्ड के ऊपर लग रहे थे एनर्जी से रिलेटेड, और दूसरा कौन सा था, स्पेक्ट्रम के हवाले से एक ऑब्जेक्शन था कि भाई हमारे पास जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है, हमें तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो एटम्स नहीं दे रहे बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम दे रहे हैं, जबकि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें देना चाहिए। स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक भी मैं आगे, स्पेक्ट्रम का बाकायदा टॉपिक मौजूद है, उसमें तफसील से बात करूँगा। प्लांक्स क्वांटम जो है ना थ्योरी, वो भी आगे आ रही है, ज़रा वो भी तफसील से उसमें बात करूँगा, तो ये और इंशाल्लाह आपको जो है वो मज़ा आएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।